अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या बात है। रुको, मैं छत पे जा रही हूँ, नेटवर्क का इशू आ रहा है ना। मैडम की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। मैम अभी छत में जा रही हूँ बोल रही हैं। आवाज नहीं आ रही मैम किसकी। हाँ हाँ, वही हो रहा है वही हाँ, ना। बारिश हो रही होगी, इसलिए मैम वो के नेटवर्क रूम में इशू हो थोड़ा रहा है। नेटवर्क में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ, मतलब बारिश तो यहाँ हो रही है जम के। पहाड़ों की तो अलग ही हाँ, बात दिल्ली में है। बारिश हो दिल्ली रही है, वालों के अभी भी हो रही है। पहाड़ों पे तो अलग ही बात होती है बरसात का। यहाँ भी बहुत अलग बारिश ही। हो रही है। अच्छा भगवती जी, आप यहाँ तो भी यहाँ दिल्ली तो में रहते हैं? मस्त मानसून आ गया सब। इतनी गर्मी होती है दिल्ली में तो बहुत ज्यादा भयंकर। यहाँ तो 2 दिन का बरसात का बता रखा है, आज और कल का। मजे आ गए दिल्ली वालों के। हमारे वर्कशॉप के टाइम पे हल्द्वानी में हो जाए बारिश बस। सर यहाँ तो बारिश होती रहती है, हम तो गांव से हैं, मुंशियारी से, यहाँ तो हमेशा बारिश होती है। हाँ हाँ। यहाँ तो नहीं, बरसात गाँव के स्टार्ट हो अलग गई मजे है। हैं, शहरों के अलग वो रहते हैं। शहरों में लोग हाँ बरसात सो नहीं होते तो यस लोग सोचते हैं कि सर। ये बरसात नहीं। हाँ हाँ, जी मैम, बातें कर लो, अब बातें कर आवाज लो, आई। बातें करना जरूरी है, ठीक है। जी। तो बारिश हो रही है वहां पे क्या? हम्म। अरे हाँ, बच्चे हो भी रही है। है ज्यादा बारिश हो रही है मैम, यहाँ हाँ। तो लाइट भी नहीं है। यस मैम, हो रही दिल्ली में हो रही है बारिश। हाँ। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत गर्म है, हाँ। ऊपर भी, है ना। चलो इसी बात में चलाएंगे। आ जाओ थोड़ा यहाँ। हाँ सो हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ टॉपिक पे। ये भगवान की मोटी मोटी मच्छर, गेट खुला रह गया, एक मिनट रुको, हाँ मैं गेट बंद। मैडम ऐसी पढ़ाती थी। हेलो। हाँ हेलो, मैं सुनाई दे रहा है। आ गई। क्यों नहीं ऑन हो रहा है यार इससे। जी मैम। आ हाँ गया बेटा। सब। हाँ सो टॉपिक अभी 7 बजे से दूसरे बच्चे भी आ जाएंगे, 7 सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे भी। ठीक है, कहाँ पे थी मैं। सो फर्स्ट सेमेस्टर में काफी चीजें तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। DIKW तो बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया। उसका नहीं तो एक और अच्छे से एग्जांपल देके आपको एक वीडियो लेक्चर शेयर कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका पहला यूनिट है। और आवाज आ रही है ना सभी को? प्रस्तावना यस है, मैम। सूचना, जी। यस अवधारणा, मैम। प्रकृति की विशेषताएं और मूल्य। कुछ नहीं है, सिंपल है, वही सब चीजें दे रखी हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा तसल्ली निगाह से देख लिया जाए, सूचना क्या होती है, इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। पहले सूचना किस तरह से थी, पांडुलिपियों और लिखित फॉर्म में, डाक अवस्था, समाचार पत्रों, अलग अलग फॉर्म्स में थी, है ना। इसके यही तो लिखा हुआ है ना, मानव सभ्यता के आरंभ से सूचना मानव जीवन का अभिन्न। इंफॉर्मेशन बिना कुछ भी नहीं है ना, बेसिकली अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना चाहें अगर हम, तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा ही तो होता है एक तरह से, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइज डेटा होता है बेसिकली, जिसके थ्रू में हमें WH वर्ड के सारे आंसर मिलते हैं। ये क्या है, क्यों है, कहाँ से है, और मतलब WH वर्ड हाउ, कितना है, सारे WH वर्ड ही वर्ड का जो जिससे आंसर मिलता है, वही तो इंफॉर्मेशन है। यस और नो? यस यस मैम। मैम, है यस। ना। WH वर्ड के जितने भी आपको मतलब अगर आपको डिफाइन करना है, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भाई इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस डेटा है, ऑर्गेनाइज डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा
इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हमें सारे आंसर मिलते हैं WH वर्ड्स के। ये क्या है, क्यों है, कब से है, और कितना है। ठीक है। ओके मैम। है ना। और इस इकाई का अध्ययन करने के बाद शिक्षार्थी सक्षम हो गए कि इस मतलब बेसिकली क्या है। ठीक है। डेटा ज्ञान संचार सूचना, इसके मतलब ये तो यूनिट के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। सूचना की अवधारणा विद्वानों द्वारा दी गई भाई, उसकी परिभाषा में अलग अलग किस किस के द्वारा क्या की गई, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हमने TS एलियट की इंफॉर्मेशन दी थी ना, वो भी अच्छा था। है ना। वेयर वी लॉस्ट इंफॉर्मेशन, जो आपको अभी बताई थी, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। सूचना वह है जो मौखिक या लिखित रूप से संप्रेषित संचार समाचार या तथ्य हो या परिवार सूचना के साथ के पक्ष का प्रमुखता देती है। माय गॉड, कितनी खतरनाक संधि है ये। मैम आपके पास ये बुक की PDF है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, PDF ही तो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके मैम। मैम इसे ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप एक्चुअली में इसके शेयर पास तो बुक नहीं किया है। है मनोज जी ने, मुझे लगता है कल, कल परसों। सर ने पर। हाँ नहीं किया होगा तो मैं दोबारा कर दूंगी। ठीक है। अभी कहो ओके तो मैम। शेयर कर दूं। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। मैम आया नहीं हमारे पास, कौन सा नहीं, अच्छा मैम मैं आया शेयर नहीं है। कर दूंगी, श्योर है ना। ओके मैम। देखो अलग अलग ठीक है लोगों मैडम। ने अलग अलग ओके। इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है, बस और कुछ नहीं है। कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आपको एक डेफिनेशन भी जरूर देनी पड़ेगी। तो जो भी आपको लगता है वो आप उसे डिफाइन कर सकते हो। पहले मीन्स लिख लो, फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा, या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा ही बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो उसका समूह है जिसमें कि आप सभी WH वर्ड्स का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है मुझे लगता है। ठीक है। और ये खुद की बनाई हुई है और मुझे लगता है कि इजी है आपको समझाने के लिए, अगर आप लिखते हैं तो ये सब कुछ इसमें मेंशन है। ठीक है। और बाकी इनमें से कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सूचना केवल डेटा नहीं है बल्कि सामग्री है, कंटेंट है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की सम्मिलित प्रक्रिया है। ठीक है। जिसमें कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। कॉग्निटिव डायमेंशन होती है। सूचना मानव मस्तिष्क में अनिश्चितता को कम करती है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के थ्रू ही तो हम जानते हैं ना कि भाई ये अच्छा है कि नहीं है, इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम उसी के बेसिस पे तो डिसाइड करते हैं। किसी भी अगर मान लो हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, डेटा, कि भाई ये कितने का है, ये इसका रेटिंग क्या है, इसके रिव्यू एक्चुअली। क्या है, चेक करते हैं या नहीं करते हैं। फिर हम डिसाइड करते यस हैं मैम। भाई कि ये हमें लेना है या नहीं लेना है। यस और नो। यस मैम। है ना। यस तो मैम। हमारा डिसीजन भी कहीं ना कहीं कि नो मैम कौन बोल, है ना। तो सोशल डायमेंशन भी इस सॉरी मैम, मेरा बेटा बोल रहे कोई बात नहीं, आया है, मैं समझ में आ गया था। ठीक है। सो सोशल डायमेंशन को भी हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ना। सोशल एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन अगर हम हैं। बताते हैं तो अब ये क्या है, कितना है, कैसे, तो इसके अंदर ये सारे जितने भी एस्पेक्ट दिख रहे हैं ना, सूचना के बहुआयामी स्वरूप है ना, डिफरेंट इसके एस्पेक्ट या डिफरेंट डायमेंशंस, उनको भी डिफाइन किया गया है। ये सुनो। यस मैम। ये समझ पा रहे हैं यस आप। मैम। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, चाहे वो आपकी सोशल डायमेंशन है ना, उन सबको भी डिफाइन किया गया है। ठीक है। आपकी सूचना के डिफरेंट एस्पेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। इस प्रकार सूचना जी मैम। चरित्र स्थिर नहीं बल्कि गतिशील और बहुस्तरीय है। मतलब हिंदी वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे इसमें दे रखे ना। बहुत टफ है। तभी तो भारी इंग्लिश भी, भरकम है काफी। तभी तो इंग्लिश भी बोल इसकी मैंने एक बुक लिखी है, मुझे पता है इंग्लिश वर्ड हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो अब तुम लोग बताना कि कैसी बुक लिखी है, क्योंकि हम अपनी लिखी हुई बुक के बारे में अच्छा ये बुरा नहीं कह सकते ना। ठीक है। यस। तो आप लोग अब रिव्यू दीजिएगा, है ना। और ताकि हम नेक्स्ट अगर इसे एडिट करेंगे तो क्या क्या इसमें कमियां हैं, ठीक है, उसको हम इम्प्रूव कर सके नेक्स्ट बार में। ठीक है। सो कोशिश तो की, पहली बार बुक लिखी है और वो अपना बेस्ट दिया है, लेकिन कमी तो रहती है हमेशा, कोई परफेक्ट नहीं बनता। मैं तो अपने आप को कोई परफेक्ट कहती भी नहीं हूँ। तो जो भी रिव्यू आपको लगता है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और मेरी कोशिश रही है कि इजी से इजी वर्ड्स में आपको चीजें शेयर कर सकूं एक बुक के माध्यम से।
और जहां तक मुझे लगता है मैंने कोशिश की है, अब देखते हैं, वो तो आप बताएंगे कितने हद तक मैं सफल हुई या असफल हुई। नहीं मैम, अच्छी करी है क्योंकि है ना ना? आपने फ्लो चार्ट वगैरह भी बनवाया तो वो अच्छा लग रहा था। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं, मुझे जब तक, देखो मैं तो अपने आप को, आपको अपने लेवल पे जाके ही किताब लिखी है। मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो मैं एज ए ले मैन लिखती हूँ किसी भी चीज को, कि बच्चे को उसके बारे में पता है या नहीं पता है, उस तरीके से। तो से फैक्चुअल डायमेंशन आपको इजी वे में इंग्लिश में लिखिए, ताकि आपको हिंदी वाले बच्चों को साथ साथ इंग्लिश वाले बच्चों को भी इजी रहे। ठीक है? तो ये क्लियर हुआ? एनी डाउट? बताऊं, समझ में आ गया या नहीं आया कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या होती है आपके, सोशल डायमेंशन क्या है आपके, या फिर आपके कॉग्निटिव डायमेंशन क्या है आपके, फैक्चुअल डायमेंशन क्या है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई भी नहीं इंफॉर्मेशन मैम। होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है या नहीं होती है? किसी भी यस मैम। इंफॉर्मेशन का फैक्ट, सपोज दैट हमें, मान लिया मतलब हैमलेट है, सपोज दैट एक हैमलेट बुक है, किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? हम्म? सब चीज मैम। शेक्सपियर ने लिखी थी हैमलेट ना? हैमलेट उनका ड्रामा यस था। मैम। यस है मैम। ना? यस मैम। तो यस क्या मैम। है भाई, हाँ, हैमलेट क्या विलियम है? शेक्सपियर। ड्रामा, एक फैक्चुअल तो इंफॉर्मेशन है ना वो, तो जी फैक्चुअल जी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा जी। है ना? अगर यही हम इंफॉर्मेशन की बात करें कि भाई ये जो हैमलेट है, व्हाट इज हेमलेट, अगर हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, या इंफॉर्मेशन ही तो हुई एक तरह से, तो इंफॉर्मेशन क्या है? हेमलेट। तो ये हेमलेट मतलब ये हेमलेट जो है वो क्या है? शेक्सपियर द्वारा रचित ड्रामा है। तो ये जो शेक्सपियर द्वारा रचित ड्रामा है, तो ये क्या है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हुई ना? यस और नो? यस मैम। है ना? तो इस तरह से हम, अगर हम बात करें, तो ये एक तरह से एक एक एस्पेक्ट है। ठीक है? अगर हम कॉग्निटिव डायमेंशन की बात करें, सूचना, मानव मस्तिष्क, अनिश्चितता, मतलब अगर हमें कोई डेटा, हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उसके बारे में हमें देखते हैं कि भाई कंप्यूटर लेना है। अब कंप्यूटर में इसके रिव्यूज कितने अच्छे हैं, हमें हमें कौन सा लेना है। ठीक है? हमें मतलब ये आपका HCL का लेना है, ठीक है, एप्पल का लेना है, तो वो हम डिपेंड करेगा कि रिव्यू कितने अच्छे हैं, उसका बैकअप कितना अच्छा है, उसके प्राइस कितने अच्छे हैं। तो वो डिपेंड करता है। तो हम अलग अलग जो इंफॉर्मेशन होती है, उसमें हम ज्यादातर जितने भी मतलब एस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो सोशल है, डिसीजन मेकिंग है, हमारा टेक्नोलॉजिकल है, फैक्चुअल है, वो सारी चीजें समाहित होती हैं। ठीक है? क्लियर या नहीं? देखो, फिर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर क्या होता है इंफॉर्मेशन का? क्या होता है? लोकतांत्रिक समाज में सूचना नागरिक, वही obvious सी बात है, नागरिकों को जागरूक बनाती है। सामाजिक सोशल चेंज के लिए सूचना प्रेरक सकती है। से महिला, इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? ठीक है? सामाजिक दृष्टिकोण से सूचना को सामूहिक संसाधन माना जाता है। सामूहिक संसाधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप संसाधन को क्या बोलते हैं? इस बिल्कुल, मतलब एक तरह से मतलब इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हम एक ग्रुप को इन्फो मतलब ग्रुप को शेयर कर सकते हैं ना, ग्रुप को क्या कह सकते हैं, ग्रुप को एजुकेट, या फिर एक सोशल चेंज ला सकते हैं। इसमें सोशल चेंज भी लाया हुआ है ना, इंफॉर्मेशन के थ्रू हम सोशल चेंज को भी एक क्रांति रूप में लाने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन आजकल देख रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के थ्रू शेयर हो रही है हर चीज। आप मतलब इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीकों से हम शेयर करके एक समाज में भी मतलब एक अलग सी चेंज लेके आ सकते हैं। जैसे अभी पेपर लीक हुआ, ठीक है, तो पेपर लीक होने मतलब एक इंफॉर्मेशन ही तो, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना का स्वरूप, सामाजिक दृष्टिकोण। हाँ, सूचना का स्वरूप, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, सामाजिक दृष्टिकोण। और ठीक है, मतलब सो इंफॉर्मेशन के थ्रू, है ना, सामाजिक के मतलब समाज के जो चेंज, समाज के दृष्टिकोण में क्या चेंजमेंट आया इन उस इंफॉर्मेशन के थ्रू, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा समाज पे, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है? और कुछ नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को के थ्रू क्या क्रांति आई, क्या चेंजमेंट आए, वो अच्छे आए या बुरे आए, है ना, वो इंफॉर्मेशन किस तरह से हमारे समाज के लिए मतलब हेल्पफुल रही या नुकसानदायी, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है? क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन कोई भी चीजें आगे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो आगे उसके मतलब उसके कुछ ना कुछ उपाय निकलेंगे कि भाई आगे पेपर हम लीक करवाएं तो क्या क्या हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रौद्योगिक दृष्टिकोण इसी के अंदर ही है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण, आपका टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण, और आपका फिलोसफिकल दृष्टिकोण। ठीक है, क्या क्या आपके मतलब हो सकते हैं पर्सपेक्टिव, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल की बात करें तो क्या है, प्रौद्योगिकी संदर्भ में सूचना को डिजिटल माना जाता है जिसका संग्रहण, प्रसंस्करण, वितरण ठीक है, इंफॉर्मेशन को ये अलग अलग पर्सपेक्टिव में उन्होंने डिफाइन किया है और कुछ भी नहीं है। कि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सूचना को डिजिटल रूप में हम शेयर करते हैं जिसका संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब हम नेट, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि हम समाज में, यहाँ तो मैंने बताया था कि सामाजिक दृष्टिकोण लोकतांत्रिक समाज सूचना को जागरूक बनाने के लिए होता है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर डेटाबेस, इंटरनेट, एआई के थ्रू नई नया रूप दे सकते हैं इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीकों से। ठीक है, और दार्शनिक में क्या होता है, दार्शनिक दृष्टिकोण से सूचना का अर्थ है अनिश्चितता का मतलब रिडक्शन ऑफ अनसर्टिनिटी। ओके, ओके, सो दार्शनिक की बात करें, जो हमारी भ्रांतियां उसको कहीं ना कहीं वो खत्म करती है। पहले जो मिथ बनते थे उसको इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने कहीं ना कहीं खत्म किया है ना। एक ये चीज हो सकती है, और सूचना के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य संबंधी या फिर जो भी हमारे अपनी जीवन शैली को भी चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव बताएं कि इंफॉर्मेशन का क्या क्या स्वरूप है, कहाँ कहाँ वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। एक सामाजिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिक की दृष्टिकोण की हमारे टेक्नोलॉजी का द्वारा टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है, फिलोसफिकल क्या है आपका, कि रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, हम अनिश्चितता का ह्रास करते हैं, यानी कि हम इंफॉर्मेशन के थ्रू जो हमारी पहले एक भ्रांतियां थी उनको कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और आपका मतलब अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सूचना की विशेषताएं की बात करें तो सूचना के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें कौन कौन से, रेलिवेंस, इंफॉर्मेशन रेलिवेंस होनी चाहिए, है ना, तभी हम उसको मतलब वो हमारे लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, सबसे बड़ा गुण कौन सा है, रेलिवेंस। ठीक है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तीसरा क्या है, टाइमलेसनेस, यानी कि वो अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, पांचवा क्या है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजिकल बेस मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, जैसे भी हमने देखा था ना, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग उसे एक्सेसिबल आसानी से बना सकते हैं। और तीसरा क्या है, कंप्लीटनेस, पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब कोई ऐसा ना हो कि हमें किसी आंसर, किसी भी चीज का मतलब आंसर ना मिले, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तभी वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाएगी, जिसमें कि हमारे जो जो ये पूरे पांच जो कैरेक्टर होंगे कंप्लीट होंगे तभी वो हमारी इंफॉर्मेशन सटीक इंफॉर्मेशन कहलाएगी। कौन कौन से हैं, एक्यूरेसी, रेलेवेंस, और आपकी कंप्लीटनेस। ठीक है, और टाइमलेसनेस और एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, पांच चीजें ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी है, रेलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलेसनेस, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी और कंप्लीटनेस। एक्सेसिबिलिटी और कंप्लीटनेस। तो आपका पहला मतलब अगर यूनिट तैयार करना होगा तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया कि भाई इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में बेसिकली आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा हो सकता है। ठीक है, और इसमें WH वर्ड्स के आंसर मिलते हैं। ठीक है, और ये आपके डेफिनेशन है जिसमें कि आपके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, आपके फैक्चुअल, कॉग्निटिव, ठीक है, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि आपका मतलब यही बात की गई है। ठीक है, सोशल, आपका टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, आपका फिलोसफिकल, और क्या था, एक एक था आपका, हाँ ठीक है, तीन ठीक ही है, ठीक था। है,
और फिर इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो क्या है? रेलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलेसनेस, और आपका कंप्लीटनेस, और एक और है, कौन सा एक्सेसिबिलिटी है? एक और था ना, एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी ये आपके, अगर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए, तो आपका इंफॉर्मेशन आपका डिफाइन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू है, ठीक है, आपका एक एजुकेशनल वैल्यू है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यू है, और स्ट्रेटेजिकल एंड पॉलिटिकल वैल्यू है। ठीक है, आपको पता है पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लो इतनी कहानी। मतलब मैंने थोड़ी कोशिश की आपको समझाने की, अगर आप इतना ही लिख देते हो अगर समझ के, तो भी इजी, मतलब ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें सूचना, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो भाई वैल्यू ऑफ सूचना आज की दुनिया में केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति का निर्णायक कार्य कारक है। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति के समय सूचना, अम, ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सूचना, जैसे पांचों कैरेक्टर्स की बात की है। ठीक है, कौन कौन से थे? रेलेवेंसी, एक्यूरेसी, एक्सेसिबिलिटी, कंप्लीटनेस एंड टाइमलेसनेस। ठीक है, तो ये जो पांचों हैं, ये पांच अगर हमारे एक इंफॉर्मेशन मतलब है, पांचों कैरेक्टर उस इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है, तो वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वैल्यूएबल है। ठीक है, अगर मान लो बात करें कि हम, जो हमारी कोविड में जो आपकी मतलब मेडिसिन थी, है ना? ठीक है, तो वो मेडिसिन अगर हम बात करें, अगर वो हम बनाना चाहें, तो हमारे लिए क्या होगा? हमें उस मेडिसिन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर उस इंफॉर्मेशन में से कोई भी एक स्टेप कंप्लीट नहीं, मतलब हुआ कंप्लीट, या कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो गई, तो क्या वो डेटा, या क्या वो, हम वो मेडिसिन बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो मैम। है ना? तो वही कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्या है, वो हमने मेडिसिन के बारे में बात की। अगर हम याद बात करें मतलब इंफॉर्मेशन ही तो हुई वो। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की कोई फॉर्मूला, सम सॉल्व करना है सपोज दैट, तो सम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई वो फॉर्मूला, उसमें कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है ना? कौन सा रूल अप्लाई करना है, कौन सी टेक्निक अप्लाई करना है, तो वो हम उसका प्रोसेस भी बताना पड़ेगा भाई, कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी तो आप उसका आप सॉल्व कर पाओगे सम। यस मैम। है ना? तो इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। आई या नहीं आई, बताओ पहले। आई मैम। ठीक है, नॉर्मली हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि किसके अंदर क्या है। हाँ बिल्कुल। है ना? सो मतलब क्योंकि मुझे लगता था हिंदी शायद ऊपर से निकल जाएगी, और मैंने भी किताब वाकई में बताऊं, मैंने लिखने के बाद शायद एक दो बार बस जब काम कर रही थी, सिलेबस वगैरह बना रही तभी मैंने देखी, मैंने पढ़ा नहीं। तो जब मुझे लगता है, जब मैंने खुद नहीं पढ़ा है बच्चों को, मतलब बच्चों को समझ में आ रही नहीं आ रही, कैसे हम बता सकते हैं? ठीक है, इसीलिए मुझे लगा शायद हमें एटलीस्ट उसको अपने सामने बच्चों को लेके चलनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको बुक। सो वैल्यू इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत है क्या? वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इंफॉर्मेशन हम कहीं भी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन, हमें डे टू डे इंफॉर्मेशन ही तो मतलब हम एक्सेस करते हैं, चाहे वो आपकी, अगर हमें इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करें, ठीक है, अगर, तो हमारे जो सेंसेक्स में क्या चल क्लास रहा में है। हाँ अभी जो क्लास ज्वाइन की है वो भी इंफॉर्मेशन के थ्रू ही ज्वाइन की है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड वेरी गुड। है ना? सो हम अपनी चीजों को क्या कहते हैं ना, बुकिश से थोड़ा अलग करें ना। अगर हम एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ को लेके चले ना, तो हमारे जो इजी, जो हमारी स्टडी है वेरी इजी हो जाएगी। हम यस। लोग कोशिश करते हैं, मतलब मेरा कोशिश रहता है कि हम एग्जाम्पल जो लें बहुत इजी लें, बुकिश एग्जाम्पल ना लें, ताकि आप भी उसकी मतलब आप भी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, जैसे कि अभी आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। है ना? सो इट्स वेरी सिंपल। इंफॉर्मेशन के बिना तो हमारी लाइफ अधूरी है। जैसे लाइक हमारा बॉडी, जो हमारी बॉडी है, विदाउट, अगर हम सोल की बात करें तो हमारी बॉडी एक तरह से है, उस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन के बिना हमारी लाइफ है, आज की बात करें, है कि नहीं है? यस मैम। है ना? सो सिंपल है मेरे ख्याल से। ये टॉपिक तो बहुत आप अगर लिखने के लिए बात करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। है ना? ये वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ना? आर्थिक दृष्टि उत्पादन दृष्टिकोण का आर्थिक बहुत जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करें तो चलिए मैं
अगर हमें रेपो रेट चाहिए, रिवर्स रेपो रेट चाहिए, अभी आज के जमाने में क्या डॉलर का प्राइस चल रही है, तो इकोनॉमिकल वैल्यू के एक पार्ट है ना। आपका क्या प्राइस चल रहा है, तो ये आपकी बेसिकली इकोनॉमिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। शेयर मार्केट देखो आ गया यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशनल वैल्यू की बात करें, ज्ञान मैम सृजन शेयर साधन, मार्केट है समझने ना। के लिए कितना एजुकेशनल वैल्यू मुझे। में अगर आप देखा जाए तो आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आजकल क्या कोर्स चल रहा है जिसको करने से हम मतलब मतलब जल्दी जॉब ले सकते हैं, है ना। क्या टीचिंग मेथड चल रहे हैं, है ना। तो उन सब के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप इसी को मेंशन करो। कौन कौन से कोर्सेज के द्वारा हम अपने एजुकेशन को और आगे इनहेंस कर सकते हैं, या हम और नॉलेज को मतलब इजी बना सकते हैं, लाइक मूक कोर्स आप डिजिटल लाइब्रेरी है ना। आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स है ना। ये देखिए आप दे रखे ना, तो उनके थ्रू भी हम अपने एजुकेशनल मतलब कहीं ना कहीं वो एजुकेशन के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल बहुत जरूरी, सोशल कल्चरल तो बहुत एग्जांपल है, क्योंकि आजकल जो फालतू वाले ड्रामे चल रहे हैं ना, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है सोशल कल्चरल का, तो बहुत ज्यादा। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसके लिए तो बहुत है, क्योंकि मतलब हमारे बहुत सारे मिथ भी टूटे हैं, और बहुत सारे भ्रांतियां इससे बेसिकली टूटी हैं, ठीक है। और इंफॉर्मे क्या है, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल वैल्यू भी हुई है, ठीक है। हम अपने इंफॉर्मेशन को इन फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। संगठन हो गया, एक्विजिशन, रिलेवेंस इन एलआईएस, देखो रिलेवेंस ऑफ एलआईएस की बात करें तो भाई लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो इंफॉर्मेशन को ही संरक्षित या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए ही लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है। तो ये तो बहुत ही लाइब्रेरी के रिगार्डिंग तो बहुत ही रेलेवेंस है इंफॉर्मेशन, है नहीं है। एक्विजिशन हो गया, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वो इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल हो गया, चाहे हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं एज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब आपके किसके परिप्रेक्ष्य में है, एलआईएस के, लाइब्रेरी साइंस के, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप देखते हैं उसके बारे में है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें हाँ हैं, जी। आप इस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे लगता नहीं जरूरत है आपको बताने की, है क्या। हम्म। नहीं मैम। ठीक है, पक्का ना। ऐसा नो तो नहीं कि मैम। बस ये आप लोगों ने मतलब मैं कह रही हूँ, ठीक जी। है। अब यहाँ भाई आ जाओ, इसमें क्या नहीं आ रहा है। डेटा पता ही है, डेटा क्या है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड या अनप्रोसेस फैक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, अटफुट डेटा जो निर्णय व ज्ञान में सहायक होते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल नॉलेज डेटा है ना, मैम। डिसीजन मेकिंग में यस। सहायक होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन है ना, कि भाई ये क्या है, क्यों है ना। नॉलेज, आपका प्रोसेस डेटा को हम लोग नॉलेज नॉलेज कहते हैं, ठीक है। रेलेवेंस क्या मैम। है, रेलेवेंस तो पता ही है भाई, रिलेवेंसी कितना रिलेवेंट डेटा है, ठीक है। पूर्ण पर्याप्त होना, ठीक है। करंट अवेयरनेस सर्विस, ओपन एक्सेस, है ना। तो सारे बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा डेटा और सूचना का अंतर क्या है। अगर ये 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भाई डेटा है। अगर आपको कहीं ना कहीं इसका मतलब रेफरेंस देते हैं कि भाई टेम्परेचर है, तब आप एक ये सूचना बनी ना। विदाउट केवल अगर ये दे दिया है तो आपको नहीं पता भाई क्या है ये। अगर आपको कहीं ना कहीं आप में ऐड किया कि भाई ये तापमान है, तब आपका ये सूचना बनेगी, ठीक है। सूचना की 5 कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या बताए थे हमने। रिलेवेंस होनी चाहिए, टाइमलेस हाँ होनी चाहिए, हाँ और एक्सेसिबिलिटी अच्छी हाँ, होनी चाहिए टाइमलेस हो उसमें। एक और आपका, और क्या होनी एक्सेसिबिलिटी चाहिए। होनी चाहिए उसकी। एक्सेसिबिलिटी। यस वेरी गुड, पांच ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कैरेक्टर्स आपको पता होंगे और आपका वो पता हो गया, तो बस ये यूनिट खत्म हो गई, बहुत सिंपल यूनिट है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये आ गया है क्या, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये तो आपने सुना ही हुआ है, तो और भी आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। सूचना के प्रकार कौन कौन से हैं इसमें, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और क्या है इसमें, देखो ये यहाँ पर आया है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ये फैक्ट है भाई कि राजधानी तो नई दिल्ली है, फैक्ट फैक्ट ही तो है एक तरह से, है ना। है ना, शेक्सपियर ने हैमलेट नामक नाटक लिखा, तो ये क्या है भाई, ये शेक्सपियर ने लिए फैक्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट तो है ही नहीं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। किसी पुस्तक का आईएसबीएन किसी व्यक्ति की जन्म तिथि या किसी घटना की तिथि, है ना, तो आईएसबीएन भाई होता ही होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है।
कोई इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं, फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन को हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये है आपका क्या था, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में थे। सूचना के प्रकार क्या है, एक फैक्चुअल है और क्या है दूसरा, दूसरा क्या है, स्टैटिस्टिकल है। अब स्टैटिस्टिकल तो इतना सब इसको बिना देखे बताओ, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है बताओ। सेंसस रिपोर्ट हो गई आपकी, जनगणना हो गई, तो सब क्या है, यस स्टैटिस्टिकल जी रिपोर्ट ही तो है, जहाँ पे स्टैटिस्टिक का डेटा दिया होता है। हम्म। यस मैम। देखो यहाँ पे जी भारत की जनगणना हो गई, है ना, सेंसस रिपोर्ट, ये सब क्या है आपके। जितनी भी रिपोर्ट्स जो हैं, जो आंकड़ों में होती है, वही आ जाता हाँ है बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल। तो ये आपका क्या है, दूसरा टाइप का इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। है ना, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। और फिर क्या है, आपका थर्ड क्या है, रिसर्च इंफॉर्मेशन। रिसर्च का मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन, मतलब उसके बारे में बार बार खोज करना, जब तक कि हमें बिल्कुल संतुष्टि, मतलब संतुष्ट करने वाली कोई आपको एक मतलब एक इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, है ना, नई चीज कोई ना निकल के आ जाए। तो आपके उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब तक आप रिसर्च करते रहते हैं, जब तक कि आपको एक नई तो कोई एक नई खोज ना मिल जाए, ठीक है, तो वो रिसर्च इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। यह पीयर रिव्यूड स्रोतों शोध प्रकाशनों में मिलती है, इसका स्वरूप गतिशील और लगातार बदलता रहता है और नए ज्ञान सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। भाई रिसर्च में क्या होता है, कोई नई खोज ही तो निकल के आती है कि नहीं है, कोई नई चीज को ही तो जी हम मतलब डिस्कवर करते हैं, यस मैम। है ना। और पेटेंट में क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, इसमें डिस्कवर करते हुए, डिफरेंस है दोनों में, है ना, जी ठीक है। जी हाँ ना, जी। इसमें क्या होती है, पुरानी रिसर्च को फॉलो करते हुए, किसकी आवाज आ रही बैकग्राउंड में ये है, ठीक है। हम रिसर्च और पेटेंट में दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिसर्च में क्या होती है, हम पुराने फैक्ट, पुराने रिसर्च माने पूरा मतलब पुनः सर्च करते करते नई चीजें निकल के आती हैं, देख ठीक है। देख हमने पुरानी चीजों को रिसर्च करते हैं, हाँ और पेटेंट तो सिर्फ किसी नई चीज का इन्वेंशन होता है, यस मानो हमने यस, कुछ बिल्कुल बनाया, कोई बिल्कुल, वही मैं प्रोडक्ट। डिफरेंस आप लोग को बता रही थी कि रिसर्च में हम डिस्कवर करते हैं नई चीजों को पुराने की हेल्प से, और पेटेंट में कोई नई खोज निकल के आती है, ठीक है। ओके, कहीं मैं गलत हूँ तो बता जी देना, मैम। ऐसा नहीं कि मैं ही सही हूँ हमेशा, ठीक है, अगर आप लोग को कोई लगता है, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करें, तो इसमें 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 भी हम ऐसा कह सकते हैं कुछ नया, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड आया, पेटेंट आया, आया ना, आ गया ना, पेटेंट माने यस ठीक है। सो क्या है, परिभाषा प्रौद्योगिकी सूचना है जो नई तकनीक प्रक्रियाओं प्रौद्योगिकी आविष्कारों और व्यवहारिक नवाचारों से संबंधित है। ये सीधे अनुप्रयोग और मतलब कार्यान्वयन, अरे खतरनाक, एक कार्यान्वयन को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पतला नहीं, ठीक है, मतलब इन्वेंशन बेसिकली अगर हम बात करें, इन्वेंशन निकल के आता है इसमें, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू हम कई नई पेटेंट, नए स्टैंडर्ड्स, कोई नई तकनीक को ओपन मतलब निकाल सकते, जैसे 5G तकनीक है, ठीक है, दवा निर्माण की नई तकनीक पर पेटेंट, है ना, तो एग्जाम्पल है, बात समझ में आ रही है आपको, है ना, कि टेक्नोलॉजी के जी मैम। माध्यम से हमने कोई नई चीज इन्वेंट करी जो कि अ, समाज के लिए हेल्पफुल रहेगी, या फिर मतलब आप उसे कहीं ना कहीं समाज के लिए तो लेके आओगे, पेटेंट हो गया, या फिर आप कोई स्टैंडर्ड बना रहे हो आप, तो वो कहीं ना कहीं एक नई चीज आप मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से आपने बनाई, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। कौन कौन सी थी पहले, पहले था आपका एक तो स्टैटिस्टिकल थी, ठीक है, और आपका एक था रिसर्च, ठीक है, और एक आपका है ये टेक्नोलॉजिकल, और एक और क्या थी, एक फैक्चुअल। एक पहली, फैक्चुअल। पहली वाली क्या थी, फैक्टुअल, यस, फैक्चुअल मैम ठीक है, फैक्चुअल। फैक्टुअल, ठीक है, फैक्टुअल, टेक्नोलॉजिकल, रिसर्च और स्टैटिस्टिकल, चार हैं, याद करते जाओ ताकि एग्जाम में याद रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चार टाइप का तो अभी तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, फैक्टुअल, स्टैटिस्टिकल और रिसर्च, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, फैक्टुअल, टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च, ठीक है। अब कौन सी बची, और सभी चीजें समझ में भी आ रही है, अब ये है सोशियो कल्चरल इंफॉर्मेशन। अब सोशियो भी आ गया, मतलब जिससे कि समाज को कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, और कल्चरल जो हमारे कहीं ना कहीं परंपरा, कल्चर, खान पान, उन सब से भी मतलब रिलेटेड है ना, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी किस में आएंगी,
सोशियो कल्चरल। तो ये बताने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है ये भी पढ़ लोगे आप लोग, बता सकते, मतलब लिख सकते हो उसके बारे में। नहीं है तो फिर यहाँ देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी कि भी देखो, सोशियो में समाज से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे मानव विज्ञान, संस्कृत अध्ययन के लिए मतलब परंपरा, साहित्य, मीडिया। सोशल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इस प्रॉब्लम में आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन। जैसे सोशल साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस से कोई प्रैक्टिस है सोशल, है ना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, है ना। लाइक अगर बात करें कि हम विधवा विवाह हो रहा है या जो चाइल्ड मैरिज बंद हो गई है, तो एक तरह से इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं समाज में एक हमें। दहेज प्रथा है। हाँ। और अगर हम बात करें हम्म। कल्चर की, तो कल्चर जो हमारी भाषा है उसमें क्या क्या नए चेंज आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, या क्या क्या पुरानी परंपराएं हैं जो कि समाज को मतलब खान पान नुकसानदायक रहन थी, सहन। उनको बंद किया जा रहा है। लाइक, है ना, पहले पहले क्या था, दास प्रथा, दासी प्रथा थी ना, जिसमें कि जो बच्चे थे, मतलब जो हाँ, गर्ल्स थी, है ना, उनको पुजारियों से शादी करवा दी जाती थी, है ना। तो वो एक प्रैक्टिस थी, सो कल्चरल प्रैक्टिस थी ना, लेकिन समाज के लिए वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक थी, है ना। तो वो धीरे धीरे, मतलब जब अवेयरनेस बढ़ी बाल इंफॉर्मेशन के थ्रू, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस बंद कर दी गई, है कि नहीं। तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, वो इसके अंदर का ही पार्ट है। देखो, भारतीय लोक कथा, लोकगीत हो गए, कि समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाएं, प्रथाएं का ही तो पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एग्जाम्पल ना तो नहीं दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे रिलेटेड है या नहीं है, है ना। तो आप अपने जो मतलब एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि आप इसमें दिए हैं तो वही ले, अपने भी ले सकते हैं। बस ये है कि रेलेवेंट होने चाहिए, वो इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए कि हमें कोई भी कुछ भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग, यस मैम। जिसमें है ना। सो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? अरे, सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे आ गए क्या? नहीं है ना, सेकेंड सेमेस्टर की भी तो 7:30, 7 से 8 क्लास थी आज। एक सेकेंड ना, पता चला कि वो भी एक मिनट ग्रुप में भेज दूँ, अगर वो जुड़ना होगा तो वही वो जुड़ जाएंगे ना, बार बार हम। एक सेकेंड ना, सेमेस्टर, अच्छा कितने काट रहे हैं यहाँ पर, है ना, गेट खुली बोल दिया है। सो तो मेरे ख्याल से मैं 2 ही यूनिट पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, और मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल भी आ गया, चलो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो क्लियर हो जाए, मैं चाह रही हूँ थोड़ा पढ़ाऊँ, और जितनी भी चीजें हैं एटलीस्ट आप उसे अभी याद कर लें, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल क्या है? सूचना को एक गतिशील डायनेमिक रिसोर्स माना जाता है, केवल उत्पन्न होकर स्थिर नहीं होती, बल्कि एक मतलब एक खत्म ना होने वाली एक श्रृंखला के रूप में, मतलब लगातार चलती रहती है। इस चक्र में सूचना का स्वरूप, उसका महत्व और उसका उपयोग बदलता रहता है, ठीक है। इसे हम सूचना जीवन चक्र कहते हैं, और सूचना का जीवन चक्र जो है, कई सारी उसके मतलब स्टेजेस होती हैं। लाइक उसका क्रिएशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संग्रहण और संरक्षण, पुनः प्राप्ति और उपयोग, ठीक है। तो बेसिकली सूचना क्या होती है कि भाई अ, ना खत्म होने वाली एक साइकिल है, ठीक है ना। और उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे क्रिएशन, पहले तो सूचना क्रिएट की गई, है ना, बात समझ रहे हो। जैसे हमने सूचना को क्रिएट किया, ठीक है, सूचना जीवन चक्र का, है ना। एक सेकंड ना, एक सेकंड रुको, हाँ, मैं गेट बच्चे काट रहे हैं। सो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो इंफॉर्मेशन जो है आपकी कभी ना खत्म होने वाली एक चेन है एक तरह से, और जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें कि क्रिएशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और आपका स्टोरेज हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, और रिट्रीवल हो गया, ठीक है। तो 5 स्टेजेस, देखो 5 आपके टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी 5 थी। कौन कौन सी? कौन कौन सी? क्रिएशन। फैक्टुअल, क्रिएशन। फैक्टुअल, स्टैटिस्टिकल, और टेक्निकल रिसर्च, और एक और क्या थी, सोशियो कल्चरल, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके जो लाइफ साइकिल में भी 5 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? क्रिएशन, क्रिएशन। ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, और Storage. स्टोरेज, ठीक है, और प्रिजर्वेशन और रिट्रीवल, क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन और रिट्रीवल, ठीक है। तो पांच, वहां पर पांच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही पांच है, और आपके लाइफ साइकिल में भी पांच हैं, ठीक है। कौन कौन से? आपके क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद है प्रिजर्वेशन, और है पांचवा रिट्रीवल, यानी कि पुनः प्राप्त करना, ठीक है। तो अब जब पांच हमने बता दिए, अब पांच लिखना भी इजी है। देखो, हम कोई चीज इंफॉर्मेशन को तो भाई कोई क्रिएट ही की जाती है कि नहीं है? आप कोई थ्योरी लिखते हो, कोई बुक लिखते हो, तो इन्फॉर्मेशन को हमने बुक फॉर्म में क्रिएट किया, है ना, किसी वैज्ञानिक द्वारा विकसित नई थ्योरी हो गई, किसी साहित्य से बुक लिखी हमने, तो ये क्या है, एक हमने क्रिएट तो किया, ये बुक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट किया, है कि नहीं? या फिर कोई भी, अगर हम बात करें, हमने मौसम विभाग द्वारा बताया कि भाई ये टेम आज आज बादल कटेंगे, आज बारिश होने की संभावना है, तो हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन को क्या किया, क्रिएट किया, है ना। तो यही तो किया है, मौसम विभाग दर्ज की गई आंकड़ा, समाचार माध्यमों से प्रकाशित घटनाएं, ठीक है। तो क्या है, इंफॉर्मेशन को हमने या तो वो मतलब डेटा के फॉर्म में या फिर बुक के फॉर्म में क्रिएट किया। ओके, अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, कि हमने जैसे कई क्या है, वर्गीकरण, हमने अर्थ और महत्व क्या किया पहले, सूचना चक्र, हाँ, मतलब जीवन इंफॉर्मेशन जो है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर वैज्ञानिक का ही फॉर्म है, कोई भी आपका किसी भी फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, चाहे वो थ्योरी हो सकती है, चाहे वो डेटा हो सकता है, चाहे वो एक स्टोरी हो सकती है ना, किसी भी फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो, वो आपका क्रिएशन हो गई। अब हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अब मान लिया, हम सपोज दैट हमारे पास, अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्रिएशन की, ठीक है, तो हमें मान लो एक बुक नंबर है, या फिर आपके एक कहते क्लास नंबर है, ठीक है। हमने क्लास नंबर, तो हमारा क्या हुआ, क्रिएशन कर दिया भाई, हमने क्लास नंबर किसी बुक का निकाल दिया, तो वो हमारी क्रिएशन हो गया। अब हम उसे कह रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करेंगे, डीडीसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सीसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। सूचीकरण हो गया आपका, मेटा डेटा हो गया, या इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग हो गई, तो वो क्या हो गया, हम ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लास नंबर को, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? भगवती, समझ में आ रहा जी है मैम। बेटा, जी मैम। है ना? हाँ मैम हाँ। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, इसको स्टोर किया। कैसे स्टोर कर रहे हैं हम, डेटाबेस फॉर्म में कर रहे हैं, मार्क पे डेटाबेस, जैसे हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं तो मार्क में कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर के थ्रू भी कैटलॉगिंग करते हैं, मतलब मैनुअल रजिस्टर के थ्रू, कार्ड के थ्रू भी हम स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। यही हम बात करें, हम आपको डिजिटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, है ना, क्लाउड बेस पे भी कर सकते हैं, रिपोजिटरी बेस पे भी कर सकते हैं, है ना, बुक के फॉर्म में भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, तो मैनुअली कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, डेटाबेस के माध्यम से भी कर सकते हैं, रिपोजिटरी के माध्यम से भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर। जैसे हम मान लो क्लास नंबर, जैसे एग्जाम्पल में हमने इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया, हमने क्लास नंबर बनाया, अब क्लास नंबर को किस ऑर्डर में हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, आप या फिर उसे किस मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को, सीसी के अकॉर्डिंग, सीसी के अकॉर्डिंग, या फिर आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं किस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप उसे कैसे उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मैनुअली कर रहे हैं या फिर आप ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम उसे प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं, है ना, इन्हें पुस्तक बाइंडिंग, डेटा माइग्रेशन, फॉर्मेट रूपांतरण, डिजिटल संरक्षण। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, फिर प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिजर्व का मतलब कि सूचना हम स्टोर तो करते हैं ताकि एट प्रेजेंट हम शेयर कर सके इंफॉर्मेशन को, ठीक है। प्रिजर्व का मतलब ये होता है कि हम डेटा को प्रिजर्व कर रहे हैं, पुराना वाला डेटा जो खराब होने के चांस है उसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर तक स्टोर हो सके और हम उसे शेयर कर सकें, ठीक है। तो हम मतलब उसमें क्या इसमें करते ये हुआ कि हम डाटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हैं। एग्जैक्टली सुरक्षित रखते हैं, कि जैसे हम अब पुराना, जैसे मान लो कि अब हमारे पास स्टोर डेटा है, अब हम उसे मान लो फट गया, तो हम उसे बाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसे इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर के काफी समय तक हम उसे अपनी अगली पीढ़ी तक भी संरक्षित कर सके। स्टोरेज काम आ सके मैम। स्टोरेज का मतलब वो ये होता है कि हम
ऑनलाइन या मैनुअली स्टोर करके हम एक्सेसिबल बना सकें। ठीक है, प्रिजर्वेशन का भी मतलब होता है एक्सेसिबल बनाना, लेकिन लॉन्ग टर्म पे एक्सेसिबल बनाना प्रिजर्वेशन का मतलब। और जो पहले से एक क्षति हो गई है किसी चीज की, तो वो हम उसे और भी मतलब एक तरह से अच्छा करके, या उसे क्या बोलते हैं उसे, मतलब ठीक ठाक करके उसे हम यूजफुल बना सके। और उसमें जो भी टेम्परेचर मेंटेन करना हो गया आपका, कैसे वो हम सेफ रह सके लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो वो प्रिजर्वेशन होता है, संरक्षण करना, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए उस डेटा को एक्सेसिबल बना सके यूजर के लिए। ठीक है, देखो इन दोनों में वही सारी चीजें हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन शेयर हो रही ना। स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के दोनों ही सेम है, दिख रहा है आपको, भौतिक संग्रहण और डिजिटल हाँ संग्रहण। मैम हाँ। लेकिन ये प्रेजेंट के लिए है स्टोरेज, और ये जो और प्रिजर्वेशन है प्रिजर्वेशन क्या है, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए, एग्जैक्टली है ना, फ्यूचर के लिए, कि ताकि हम अपना जो बुक्स हैं उनका हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। आप फ्यूमिगेशन, जो फ्यूमिगेशन प्रोसेस होता है, जो हम कीटनाशक दवाएं टाइम टाइम छिड़कते हैं, ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े या जो मॉइस्चर और दीमक वगैरह ना लगे, तो उनको भी पेस्ट कंट्रोल या जो भी चीजें होती है हम उनका करते हैं, ताकि वो फ्यूचर के लिए वो जो हमारे पास कंटेंट है वो फ्यूचर की लाइफ, मतलब फ्यूचर तक हम पहुंचा सके, फ्यूचर मतलब जो आगे वाले जनरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि डेटा जो लाइब्रेरी क्या होती है, वो एक इंफॉर्मेशन को दूसरी मतलब पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सबसे अच्छा जरिया होता है ना। ठीक है, तो कौन कौन Yes. सी चीजें हमने बताई लाइफ साइकिल में, क्रिएशन पहला, और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, तो उसमें कोई भी ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। चाहे तो आप पहले फैक्चुअल लिख ले, पहले टेक्नोलॉजिकल लिख ले, रिसर्च लिख ले, स्टैटिस्टिकल लिख ले, और एक क्या था, एक टेक्नोलॉजिकल था। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल था, सॉरी। तो ये पांचों आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन जब लाइफ साइकिल की बात होती है, या कोई भी साइकिल की बात होती है, या कोई स्टेप्स की बात होती है, तो हमेशा और हमेशा आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई प्रोसेस को विदाउट स्टेप लिख दिया, तो वो जो लाइफ साइकिल है वो नहीं, गलत हो जाएगी। आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं एक ऑर्डर में, स्टेप टू स्टेप, तभी वो लाइफ साइकिल बनेगी। अगर आपने एक स्टेप को स्किप करके जैसे दूसरा हम स्टेप, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में डिफाइन करते हैं। हाँ, क्योंकि पहले तो भाई क्रिएशन होगा। स्टेप बाय अब स्टेप। क्रिएशन के पहले आपने स्टोरेज लिख दिया तो कैसे हो जाएगा बताओ, पहले क्रिएट होगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम स्टोर करेंगे, फिर एक्सेसिबल, एक्सेसिबल ही होगी ना, हाँ सॉरी एक्सेसिबल, हाँ प्रिजर्वेशन, सॉरी प्रिजर्वेशन, और फिर आपका रिट्रीवल हो जाएगा। अब प्रिजर्व करने के बाद ही तो नहीं अगली पीढ़ी उसे रिट्राइव करेगी, यानी कि पुनः प्राप्त करेगी। ठीक है, ये लॉकस का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ कॉपी कीप स्टफ सेफ। ठीक है, ये आप एग्जाम नोट कर लेना, ये आपको कभी कभी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, लॉकस, ठीक है, लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, यानी कि हम किसी भी कंटेंट को कई सारी कॉपीज बना दें, तो भाई एक कॉपी डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारे पास दूसरी कॉपी तो सेफ रहेगी ना। बोलो, बात समझ रहे हो मेरी या नहीं। हाँ जी मैम। मैम। जी जी। हाँ हाँ। जी जी। ठीक है, तो ये एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, जी मैम। अब ये तो क्लियर हो गया। अब पुनः प्राप्ति इज वेरी सिंपल भाई, ओपेक भी सिंपल है, ओपेक के थ्रू भी हम चीजों को रिट्राइव करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं। मतलब हमने चीजें पहले क्या क्रिएट की, फिर क्रिएशन किया, फिर आपका क्या किया हमने, ऑर्गेनाइजेशन किया। ठीक है, फिर स्टोर किया, फिर प्रिजर्व किया, और फिर हम इसको रिट्राइव कर रहे हैं। ठीक रिट्रीवल। है ना। हम लोग ओपेक के थ्रू भी तो डेटा को रिट्राइव ही करते हैं, ओपेक के थ्रू हम लोग मतलब मतलब देखते हैं चीजों को। ठीक है, और यही हम एआई के थ्रू भी देखते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों से हम मतलब डेटा को देख रहे हैं, या फिर डेटा को ले रहे हैं, पुनः प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आपका, देखो स्टोर से तो हम प्राप्त कर रहे हैं ना, स्टोर अगर हमारे पास स्टोरेज हो गई और हम फिर डेटा को चीजें को एक्सेस करते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन हम इन सब प्रिजर्व के बाद जब हम चीजों को कर रहे हैं, तो जनरली प्रिजर्वेशन के बाद जो चीजें आती हैं वो हमारी रिट्राइव होती है। हमने एक बार तो एक्सेस कर ली, फिर दोबारा कर रहे हैं, तो आपका वो क्या हुआ, रिट्राइव हुआ, यानी कि पुनः प्राप्त करें। सूचना तभी सार्थक है जब उसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सके। पुनः प्राप्ति सूचना
जीवन चक्र का सक्रिय चरण है जिसमें संग्रहित सूचना उपयोगकर्ता तक पहुंचती है। ठीक है। ओपेक डेटाबेस है ना, ऑपरेटर वगैरह, फुल टेक्स्ट सर्च, कि भाई ये तो जो आपके एंड और नॉट, ये सब क्या है भाई, बार बार यूज होते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी वाला ही बच्चा करेगा, कोई भी कर सकता है। वो एक बार नहीं, कई बार इस्तेमाल हो रही है, पुनः इस्तेमाल हो रहा है, पुनः प्राप्त हो रही है। तो वो बेसिकली क्या है आपका रिटर्न, मतलब लाइफ साइकिल याद हो गई आप लोगों को कि नहीं, बताओ पहले। यस मैम। आप देखो DIKW पढ़ लिया आपने, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जी क्या होती है ये पता चल गया आपको, मालूम चला या नहीं पता चला, क्लियर हुआ ये जी नहीं हुआ? ठीक है। सो जी इन्फॉर्मेशन मैम। आपने आज पढ़ा, थोड़ा बहुत जो भी आपको, मतलब मैंने कोशिश की पढ़ाने की। ठीक है। सो आपने आज आज जो जो पढ़ा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है। सो हमने ये पढ़ा आज कि यहाँ पर, है ना, डेटा कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं इन्फॉर्मेशन के, बताओ। 5 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए थे ना, कौन कौन से? रेलेवेंस, एक्यूरेसी, और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, टाइमलेसनेस, टाइमलेस होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीटनेस, और एक और क्या था? completeness. एक और था ना कुछ, क्या था कंप्लीटनेस के साथ? एक और एक्सेसिबिलिटी था, क्या था? रेलेवेंस यस था, मैम। है ना, Accessibility. टाइमलेस ना, और हाँ एक्सेसिबिलिटी, ठीक तो है। ये कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें WH वर्ड्स का हम आंसर मिलता है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम WH वर्ड्स का आंसर में मिलते हैं। और इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, इनकॉग्निटिव इंफॉर्मेशन होती है आपकी। ठीक है। आपके जो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं आपके, और एक होते हैं सोशल डायमेंशन होती है। ठीक है। तो ये 4 हो गए। और आपके इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से? रेलेवेंस, एक्यूरेसी, और टाइमलेसनेस, और आपकी एक्सेसिबिलिटी, और एक क्या था? एक क्या था? कंप्लीटनेस। ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये आपका हो गया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन। और इसकी क्या क्या वैल्यू है आपकी? सोशल वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू है, टेक्नोलॉजिकल वैल्यू है, एजुकेशनल वैल्यू है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यू है। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ना, आपकी ये एक पॉलिटिकल वैल्यू है। कहीं कोई डिफिकल्टी किसी को? आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं आपका? एक तो है स्टैटिस्टिकल, रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, और और क्या था? स्टैटिस्टिकल, टेक्नोलॉजिकल, Actual. फैक्टुअल, वेरी गुड। एक और था ना, कौन कौन सा? फैक्टुअल था, ठीक है, Social स्टैटिस्टिकल था, consent. रिसर्च, वेरी गुड, हाँ, टेक्नोलॉजिकल। 5 थे ये भी। ठीक है। और देखो 5, देखो Social. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में 5 का Social. वो है। 5 का कौन कौन सा आपका? देखो इंफॉर्मेशन के भी टाइप 5 है, ठीक है, लाइफ साइकिल के भी स्टेप्स 5 हैं, कैरेक्टरिस्टिक के ऑफ इंफॉर्मेशन भी 5 हैं। ठीक है। तो 5 याद कर लो, सब कुछ, मतलब एक आपको एक, जिससे कि आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं कि आपका भाई क्या रह गया। 5 है, याद करने में आसानी होगी। यस और नो, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो इस तरीके से चीजें यस मैम। इजी रहती हैं। आप थोड़ा सा यस कम मैम। पढ़ो, मैं कहती हूँ अच्छा पढ़ो और सॉलिड पढ़ो, ताकि आपको एक बार, आपको वो चीजें कभी आती हैं तो एटलीस्ट आप उसे लिख सको, ऐसा ना हो कि वो हम सोच रहे हैं। ठीक है। तो क्लियर है? डेटा, अबाउट डेटा, मेटा डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा, अच्छा मेटा डेटा पता है कि जो क्या होता है? व्हाट इज यस मेटा? मैम, डेटा का डेटा मतलब मेटा वेरी गुड। डेटा। कोई एग्जांपल देगा मेटा डेटा, व्हाट इज मेटा डेटा? कोई एग्जांपल देना चाहेगा? व्हाट इज मेटा डेटा? हम्म, नो आइडिया। देखो बहुत सिंपल, तुम लोग अपने फोन में भी मेटा डेटा रखते हो, मालूम है? आप कोई फोटो खींचते हो, ठीक है, उसमें दिखता जी नहीं है कि भाई कब फोटो खींची गई, कितने डायमेंशन की है कितने मेगापिक्सल से है, कितना कैमरा उसका, मतलब उसमें, है ना, सारी डिटेल्स उसमें दिखती हैं। अगर व्हाट्सएप की फोटो है तो कब की डेट में किसने भेजी, सब कुछ आता है। आता है या नहीं आता है? जी आता है मैम, आता आता है है। या नहीं आता है, बताओ। आता है आता मैम। है। तो वही मेटा डेटा है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है वो। ठीक है। अगर यस आप यही, मैम। अगर हम कोई फाइल ओपन करते हैं अपने मोबाइल में या फिर अपने सिस्टम पे, तो पूरा इन्फॉर्मेशन देता है भाई ये फाइल कितने केबी की है, कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेट है, कब हमने सेव की थी, कब हमने डाउनलोड की थी, कहाँ से ली थी,
सब कुछ आ जाता है। तो क्या है वो, डेटा अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन मेटा अबाउट डेटा। इंफॉर्मेशन, वही मेटा डेटा है। और क्या है मेटा डेटा? कुछ नहीं है, बस शब्दों का हेर फेर है। शब्दों में आपको लगता है ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत है ना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बड़े मच्छर है यहाँ पे। ठीक है, सो इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग, क्या होती है इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग? बताओ। इंडेक्सिंग जैसे कीवर्ड्स टाइप के होते हैं। वेरी गुड। स्ट्रेचिंग जैसे किसी बुक्स की समरी टाइप की, कि हमें इस बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले हम उसे पढ़ लें तो हमें पता चले कि इस बुक में ये है, इस बारे में लवली, ये बुक्स है। लवली, बहुत अच्छा। ठीक है, कोशिश करो आप लोग, क्योंकि आप लोग मास्टर्स में आ गए हो ना, तो ये सारी चीजें बातों में मालूम है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक ही चीजों को समझ के पढ़ो, हम कहते हैं कम पढ़ो, समझ के पढ़ो, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहो। ये सारी चीजें, अगर आप नेट का फॉर्म भरना भर लिया आप लोगों ने, डेट तो नहीं खत्म हो गई, मैं याद नहीं आ रहा, 25 शायद लास्ट डेट थी, आप लोगों ने भरा फॉर्म? भरा तो है मैम, पर तैयारी तो हो नहीं रही कुछ। अरे कुछ नहीं तैयारी होती है, तुम लोगों ने इतना पढ़ रखा है ना, पता है कि आराम से नेट का फॉर्म जरूर देना। समझा है? कोई ऐसा मत सोचना कि हमको आता नहीं है, पेपर जरूर देना नेट का। पेपर तो कुछ नहीं ये होता, इतना फर्स्ट हलवा टाइम में होता है भी ना। भर सकते हैं क्या? क्या? आप कोर्स भर सकते हैं, फर्स्ट। बिल्कुल। आप परसुइंग करके भर दो ना, क्या दिक्कत है? ओके मैम, ठीक है। हाँ, भरो भरो, और पेपर जरूर देना। हम चाहते हैं आप लोग का नेट क्लियर कर, वो नेट क्लियर करके पीएचडी वीडी करो, ज्यादा अच्छा है। जितने अधिक पीएचडी हो जाएगी उतना एक चांसेस अच्छी जगह पे होने के हो जाएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा भीड़ से अलग हो, मैं चाहती हूँ ये, क्योंकि भीड़ में रहोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो हमने रिट्रीवर वाला कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सो कहाँ पे थे? ठीक है, सो ये हमने लाइफ साइकिल पढ़ ली। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? ये क्या है भाई? अच्छा, इसमें यूज भी है भाई, लाइफ साइकिल में 6 है। सॉरी, इसमें लाइफ साइकिल में 6 है। एक सेकेंड, पुनः प्राप्ति हो गए। हाँ, उपयोग, यूज भी है, 6 स्टेप्स हैं। आई एम सो सॉरी, इसमें ना लाइफ साइकिल में आपका रिट्रीवल के बाद यूज भी है। ठीक है, यूज, सूचना चक्र, अंतिम चरण, उपयोग। जब सूचना को पढ़ा, समझा और निर्णय सोच, इस वास्तविक मूल्य सामने आता है। ठीक है, लास्ट में इसका मैंने लाइफ साइकिल का एग्जांपल नहीं दिया, ये सब ऐसे लाइफ साइकिल बनाई नहीं इसमें मैंने। चलो कोई नहीं, मैं लाइफ साइकिल बनाऊंगी। कैसे इसका फिगर भी होना चाहिए ना, फिगर भी बनाना चाहिए मुझे, लेकिन जिस चलो, मैम पे भी फिगर से छूट गया। मैंने बनाया होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं फिगर ना बनाऊं ऐसा तो बहुत चांसेस कम है। हो सकता है मैंने छोड़ दिया हो गलती से, इसका होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंपल मैं बता आपको शेयर कर दूंगी, इसका फिगर बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आपका इस तरह साइकिल फॉर्म में रहेगा, पहला मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, आपका 6 स्टेप है, लास्ट में यूज है। ठीक है, क्रिएशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, आपका रिट्रीवल और यूज, 6 स्टेप्स है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया, और इसके बाद यूज आ गया। ठीक है, फिर सूचना के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन तो पढ़ ही रखा है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि भाई हाँ मैम उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके टर्सरी होते हैं ना, सूचना का प्रभाव, है ना? तो क्या है, सूचना सूचना का मैम ये क्या बोलो? फर्स्ट में ही पढ़ा था हाँ बिल्कुल। मैम। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में आपको, हाँ फर्स्ट पे पढ़ा था ना, तो वही चीजें हैं। और एक आपने एक एक 3 लोगों ने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को डिवाइड किया था। कौन कौन से लोगों ने? रघुनाथन सर ने, डेनिस ग्रोवर ने और हैंसन ने, है ना? जी। तो जी ग्रेगन मैम। ने कितने भागों में डिवाइड किया था? कोई मुझे बता सकता है? बताओ पहले, देखते हैं आपकी मेमोरी, चेक करते हैं कि आप लोग की मेमोरी कितनी शार्प है। ग्रेगन ने, रंगनाथन सर ने और हैंसन ने, 3 लोगों ने ये आपके इंफॉर्मेशन के सोर्सेज के बारे में बताया था। किसने कितने सोर्सेज के बारे में बताया था, कोई मुझे बता सकता है?
बोलो कितने बच्चे हैं? डिवाइड किया था शायद, हम्म। ओनली 2 पार्ट्स में। किसने किया था? ओनली 2 पार्ट्स में? किसने किया था बताओ? अब कोई नहीं बोल रहा है कि भाई ना बताओ तो अच्छा है, बेइज्जती हो जाएगी, है ना? याद तो था मैम पर भूल गए तभी सब। सब चुप है अभी। ये है तो ना? बहुत अच्छे से याद था वैसे। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना। ये क्वेश्चन नेट में पूछी एग्जाम जाने में वाला आया भी क्वेश्चन होता है, पता है? कौन था। बताना चाहेगा अपनी? ऐसा मत सोचना कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बताओ तो कम से कम। है? ऐसा क्यों सोच रहे हो कि भाई इंसल्ट हो जाएगी, तुम बताएंगे नहीं? है? जी मैडम, मेरी समझ में कम कम आ रहा है मैडम। तीन स्रोत क्या कम आ बहुत रहा फास्ट है? चल हम रही है। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं जी वो समझ मैडम। नहीं आ रहा है? ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? ये बहुत बढ़िया बता रहे, बात बताइए ना। तीन स्रोतों में डेनिस ग्रोगन ने बांटा था मैम, क्या प्राथमिक डेनिस द्वितीय ग्रोगन ने और 3 तृतीय। भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। ग्रोगन हाँ, तीन तीन यस वर्ड से मैम। मिलके बना है ग्रोगन। तो 3 भागों में बताया था, प्राइमरी हाँ, सेकेंड टर्सरी। और हेंसन हेंसन ने ने 2 भागों में बताया था, रंगनाथन सर ने दो 4 भागों में बताया प्राथमिक था। द्वितीय। अब कोई बता दे 4 भाग कौन कौन से हाँ, थे रंगनाथन सर के, तो बता दें। हम्म। मैम बोलो परंपरागत, क्या? नव परंपरागत, अपरंपरागत और अनुप्रलेख। हाँ, नव परंपरागत, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और अच्छा हाँ, ये वाला तो पता था हमें। हाँ न्यू पता था, कन्वेंशनल। सभी को सबको पता है भाई। कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन, हाँ ये तो पता था। ये एग्जाम में आया था मैम। हाँ ये आया एग्जाम भी में। था। आता हाँ, ही है ये एग्जाम में, एग्जाम हाँ। में आया भी था, इससे लिखा था आता ही तो हमने। है एग्जाम में, लेकिन याद नहीं रहता है ना। हाँ। अब अब एकदम से बुढ़ापा आ हिट नहीं गया कर रहा मेरी, याद दिमाग नहीं में अभी। रहता। है ना? तो ये चीज पूछी जाती है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेटा, और एक नियो हाँ, कन्वेंशनल, और एक है आपका नियो मेटा। कन मेटा ही हाँ तो था, है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो क्या है डायग्राम कि याद आ गया रंगनाथन अब। सर ने डिवाइड किए थे। और आपके एक, उसमें जो आपके वो थे, क्या बोलते हैं आपका, एक था ग्रेगन ने 3 भागों में किया, प्राइमरी सेकेंड टर्सरी, और हंसन हेंसन ने 2 भागों में, हैंसन ने दो। दो। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो चलो सेकेंडरी। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या दे रखा है। मैंने तो एक बार आपके पुरानी मेमोरी को थोड़ा खंगालने की कोशिश की है, ठीक है। सो प्राथमिक स्रोत वे होते हैं, प्राइमरी सोर्स के बारे में बताने लगे यहाँ पर। ये नहीं बताया कि किसने किसने कितने भागों में डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए, भूमिका तो बांधोगे। कैसे लिखोगे 5 से 6 पन्नों में? कुछ तो भूमिका बांधोगे कि नहीं बांधोगे? और बांधोगे, कोई गलत तो है नहीं, वो सही है। आप लिख सकते हो उस चीज को, जरूरी नहीं कि भाई जी। बीएलआई से पढ़ा है। वो डेटा है, आप लिख सकते हो बढ़ाने के लिए पेज, है कि नहीं? सो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं भाई? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन किसी होते वो हैं। आते हैं ऐसे तो लिख सकते हैं ना आप। बिल्कुल लिख सकते हो, व्हाई नॉट, है ना? सो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं भाई? ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल दे रखे, रिसर्च, है ना? रिपोर्ट्स हो सकती हैं आपकी, पांडुलिपियां हो सकती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकते हैं, सेंसस हो सकते हैं, सब क्या है आपके? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते प्राइमरी। हैं। सेकेंडरी में क्या है भाई? मतलब फर्स्ट हैंड डेटा प्राइमरी सोर्स हो गया। ओरिजिनल या फर्स्ट हैंड डेटा को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। और सेकंड हैंड, सो आपने मेरे ख्याल से रिसर्च वाले पेपर में भी पढ़ा होगा। सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? सेकंड हैंड ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, जिसमें कि, कंपैरेटिवली। हाँ, हाँ। जिसमें कि पहले से इंफॉर्मेशन को हम मतलब मतलब दूसरे किसी और मतलब हम अब डेटा डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करते, हम किसी इंफॉर्मेशन से लेते हैं। प्राइमरी जैसे इंफॉर्मेशन से रिसर्च डेटा वगैरह में लेंगे, होता है ना हम डेटा थोड़ा। दूसरा मतलब यूज करते हैं, तो वो सेकेंड इंफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। देखो, प्राइमरी स्रोतों की ओर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि बिब्लियोग्राफीज है, तो आपका क्या है? आप बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बुक की बिब्लियोग्राफी बनाते हैं ना। तो बुक बुक के थ्रू आप बिब्लियोग्राफी डेटा देते हैं ना, कि भाई ऑथर कौन है उस बुक का। हम डेटा तो नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, हम उस बुक के बारे में ही बिब्लियोग्राफिकल डिटेल दे रहे हैं ना लोग, लेकिन वो बुक की है। बुक किसने लिखी है ना? बुक का प्राइस क्या है ना? बिब्लियोग्राफिकल डिटेल पता है ना क्या होती है? बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियन वर्ड से बनी है ना। बिब्लियन का मतलब होता है बुक। बुक के बारे में जो डिटेल होती है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है कि नहीं? हम्म। बोलो। तुम लोग सदमे में तो यस। गए भाई। आंखें मैडम। हाँ। हाँ, तो वो होती है, ठीक है। सो बिब्लियोग्राफी क्या है? एक सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरह से इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, तो इंडेक्सिंग क्या होती है? बुक की होती है भाई।
है ना, या फिर आप जनरल्स की भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग भी उसी की होती है। तो फिर वो क्या है आपका, आपने ओरिजिनल डेटा तो है नहीं, वो किसी और का डेटा है, तो वो क्या हो गया आपका सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, सो सेकेंडरी सोर्सेस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब प्राइमरी सेकेंडरी का जब दोनों से मिला के डेटा बनाते हैं तो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो आपकी टर्सरी हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी का मिला जुला रूप जिससे हम इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, वो आपकी टर्सरी हो गई, जैसे बिbliography और बिbliographies। ठीक है, तो बिbliography की डिटेल होती है बहुत सारी, है ना। बिbliography में किसी बुक का होता है तो बिbliography तो सेकेंडरी है। ठीक है, और बुक आपका प्राइमरी है ना। तो दोनों को मिला के आपने जो तीसरी इंफॉर्मेशन बनी वो आपकी क्या होगी, टर्सरी इंसाइक्लोपीडिया। इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखो इंसाइक्लोपीडिया हो गया। अब इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया में भाई आपकी अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, वो कलेक्ट तो करने नहीं जाते नहीं है, वो कहीं कहीं से लेते ही तो है वो, बोलो, जी है ना। जी। तो जी। इंसाइक्लोपीडिया, और आप जब नेट का पेपर दोगे ना, 110% मैं श्योर हूँ, 110 लोग 100% होते हैं, मैं 10% और एक्स्ट्रा श्योर हूँ कि इस टॉपिक से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने, डेफिनेटली बनता ही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले गए कि भाई इंसाइक्लोपीडिया जो है ये किस इंफॉर्मेशन सोर्स का एग्जांपल है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। बिब्लियोग्राफी किसका एग्जांपल है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफीज किसका एग्जांपल है, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाती है जब आप पढ़ते हो आधा अधूरा। इसलिए जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, कम पढ़ो सॉलिड पढ़ो। अगर आपने बहुत पढ़ लिया और फिर भी कंफ्यूजन है तो एग्जाम में पेपर गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कभी भी पढ़ते हैं हम कोई चीज, हम कम पढ़ाएंगे लेकिन आपको इतना पढ़ाएंगे कि वो आप कंफ्यूज मत हो उस चीज में। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है ओके मैम। है ना। तो कभी भी एग्जाम में देने जाओ, जो पढ़ो उसे रिवाइज करते रहो। मैंने पढ़ाया है जो चीज एटलीस्ट आप उसे रिवाइज करोगे तो मुझे लगता है शायद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, केवल आप एग्जाम में रिवाइज कर लोगे तो आपको वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी या नहीं? जी। हम्म। यस मैम। ठीक है, सो सिंपल है, नथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल से ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, टर्सरी सोर्सेज हो गया यहाँ पर। और डिटेल में जाना है तो वहां जाके पढ़ लेना, अगर पेपर बहुत बड़ा आ जाता है तो आप खुद लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी तो आपने पढ़ रखा है बहुत बड़े तरीके से, है कि नहीं है। जी करंट मैम। अवेयरनेस सर्विस के बारे में मैंने बहुत अच्छे पढ़ा है, आपका पूरा लेक्चर है ना। व्हाट इज करंट अवेयरनेस सर्विस, क्या होती है करंट अवेयरनेस सर्विस, बोलो। जैसे आपकी आपका जैसे कॉमन नॉलेज, कॉमन इंफॉर्मेशन जो हम यूजर को शेयर करते हैं वो आपकी करंट अवेयर सर्विस होती है। और सिलेक्टिव में जी। एक पर्टिकुलर यूजर को सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, जैसे रिसर्च स्कॉलर हो गए कस्टमाइज आपके, करवा के। एक्सपर्टीज हो गए, किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट हो गए, तो आपके वो कहलाते हैं। ठीक है, जी। तो इसमें दिया सीएस के लिए कृतिक शोध महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि एसडीआई सेवा के लिए प्राथमिक और द्वितीय होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, पढ़ना मुझे लगता है ना इतना, एक दिन में 2 यूनिट तो हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या है, कॉन्सेप्ट डेटा, क्या है कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया, क्या डेटा, क्या चीज है, स्कोप, टाइप्स ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा, क्या है भाई, बिग डेटा, डेटा के बारे में बताया, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, मैंने जो आपको बताया उसी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा डिटेल करके बताया है और कुछ नहीं है। ठीक है, डेटा क्या होता है, मैंने DIKW का एग्जाम्पल के थ्रू बताया है ना आपको, वही चीज यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है आपका। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा है आपका, क्वालिटी डेटा, क्वांटिटी डेटा, टेक्सचुअल, वेरी सिंपल है। ठीक है, थीमेटिक डेटा क्या होता है, क्वांटिटी डेटा के अलग अलग टाइप्स होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, देखो तो कैरेक्टरिस्टिक, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी ने बता ही दिया आपको, एबिलिटी ऑफ डायनेमिज्म होनी चाहिए, स्कोप ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा का भी भाई कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी, 3 है इसके कैरेक्टरिस्टिक डेटा के, और उसके 5 थे इंफॉर्मेशन के। ठीक है, स्कोप ऑफ डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बाद उन्होंने डेटा यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो डेटा पढ़ लेना, मैं डेटा बताऊंगी तो मुझे लगता है थोड़ा सा और समय लगेगा। और मेरे बैटरी में 9% बैटरी है, मेरे डेटा मेरा भी ये खत्म होने वाली है बैटरी। ठीक है,
तो मैं सोच ठीक रही हूँ है। कि अभी 2 ही रखे, और कल अगर टाइम मिलेगा तो हम इसको खत्म कर देंगे। तो आपका इसमें 4 ही तो है ना? क्यों? जी। 4 ही है तो मेरे ख्याल से 2 पढ़ लिए और 2 कल पढ़ाते हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल से आज एक साथ पढ़ा दूंगी ना तो सब मिक्स हो जाएगा, है ना? खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्टी? नो मैम। है ना? दो दो समझ में आया या नहीं आया? 2 इवेंट समझ में आ गया? आ, आ गया जब मैम। पेपर में बैठेंगे ना हम तो हमें याद आएंगे तो हम लिख लेंगे। पक्का याद आ जाएगा? हाँ। हाँ, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमारा भी उद्देश्य चलो सक्सेस रहा था। मेरा भी उद्देश्य है कि कभी पढ़ाओ, क्योंकि टाइम आजकल मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, पिछली क्लासेस में भी नहीं हो पा रहा था कि। नहीं, आपने एक वीडियो लेक्चर शेयर किया था ना यूट्यूब का, वो भी काफी अच्छा था, जिसी पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह कुछ वाला। हाँ, वो तो लेक्चर पुरानी क्लास का ही था, हम लोग की क्लास का। हाँ। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीआर तो हमेशा आपके नेट में भी वो क्वेश्चंस, खासकर जो उसमें फेयर यूज के बारे में है, लाइसेंसिंग के बारे में है, वो तो आपसे पूछा ही जाएगा, है ना? कॉपीराइट का सिंबल क्या होता है, या फिर आपके, है ना? तो लाइसेंसिंग वगैरह के बारे में जरूर पूछा जाएगा, फेयर यूज के बारे में। खासकर जो लास्ट में जो 4-5 स्लाइड्स मैंने बताई ना, आपके किस हम्म। किस दिन, किस किस ईयर में कौन कौन से एक्ट आए, वो सब आपके एग्जामिनेशन जो नेट का होने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है वो आपकी पीपीटी और विद लेक्चर। तो और वो मैंने जब पढ़ाया था आपको बीएलआईएस में, तभी मैंने कहा था कि वो आपके आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो लेक्चर मतलब पहले हमने बीएलआईएस में कराए हैं वो बहुत डिटेल में मैंने बता दिए हैं, है ना? चाहे तो वो ट्रांसलेशन सर्विसेज भी हैं, वो भी आपको अभी जब आप एनालाइज करोगे तो भी निज केयर वगैरह का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है। तो आप अगर एनालाइज में भी पढ़ोगे ना तो भी वो आपके लिए मतलब कंप्लीट रहेगा वो लेक्चर। ऐसा नहीं रहेगा कि वो मतलब बीएलआईएस के अकॉर्डिंग तो वो आपको लगेगा कि ज्यादा है पढ़ा दिया मैंने, बहुत डेप्थ हो गया। लेकिन एमआरआई के रिगार्डिंग वो अच्छा है, तो मैंने एक बार में ही दोनों के लेवल का बता दी, ताकि इन फ्यूचर अगर आप पढ़ना चाहें तो नुकसान नहीं करेगा वो, ठीक है आपको? जी मैम। है ना? सो आई थिंक क्लास को फिर यहीं खत्म किया जाए। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। क्या क्या चल रहा है भाई? पढ़ाई गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी इसकी ना? सही है। चलो दर्शना, तुम लोगों से मिलेंगे इस बार तो, तुम लोग आओगे ही, है ना? हाँ, बहुत मन है मेरा खाने मिलने पे का बुलाना तो। मैम हमें एक दिन। हाँ, एक दिन खाने पे बुलाना हम सबको। अरे बिल्कुल, तुम लोग चलना। बहुत पिछली बार हम लोग फोटो शेयर किया, तुम्हें याद है? नहीं, तुम लोग कुछ नहीं शेयर किया ना। पिछली बार हम लोग ले गए थे अतिथि, मजेदार बड़े पार्टी शार्टी हुई थी, पता है? तो हम्म। अच्छा लगता है बच्चों के साथ मुझे बहुत, एक दिन के लिए है ना? गोद ले और लेना हमें। एक हम पहले तो प्लान कर रहे थे कि ऑनलाइन ही करेंगे, फिर हमने कहा, और सर ने भी कहा कि भाई डायरेक्ट मतलब बच्चों से इतने पैसे ले रहे हैं और हम ऑनलाइन खत्म कर दे रहे हैं, और फिर हम भी चाहते थे कि बच्चे कम से कम कुछ ऑफलाइन सीखें। और हम बीएलआईएस में भी ऑनलाइन कराए, एमएलआईएस में भी ऑनलाइन कराते हैं, तो एक तरह से फॉर्मेलिटी मात्र तो नहीं रह जाती है ना, और फिर जरूरी है एक तरह से, मैं कहूंगी, हमें भी है ना? मिलना है मैम एक बार स्टाफ से ना आके। हाँ वो चीज बिल्कुल, तो जरूरी है। सब मिलेंगे, सब सभी फैकल्टीज रहेंगी यहाँ पे, आप लोग भी, है ना? जी। और है ना, 3-4 दिन बस अच्छे से पढ़ा, और लैपटॉप वगैरह इसके पास है, वो लेके आना, ठीक है ना? जी। ताकि और भी कर सको, ठीक है? तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द, हाँ। और देखते हैं, अगर मेरे पास कल मिलेगा टाइम तो मैं एक क्लास आपकी 1 घंटे की कर लूंगी, तो दोनों ही कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो फिर लेक्चर शेयर कर दूंगी, एज पर जैसा भी लगेगा, ठीक है? जी मैम। तो आज की क्लास से कोई ठीक है क्वेश्चन मैम। है तो पूछ लो, वरना फिर क्लास को एंड नहीं करते हैं। मैम। थैंक अभी यू तो आ मैम। गया मैम समझ में, थैंक यू मैम। समझ में आ गया ना? पक्का? थैंक यू। हाँ हाँ। चलो फाइनली, है ना? बहुत हाँ बहुत। मैम, हाँ, दोबारा क्या पूछना है पढ़ बताओ? लेंगे आप आराम से। हाँ, नहीं नहीं, समझ में आया ना? मगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में पूछ सकते नहीं हैं। मैम, मैं कहा पढ़ लेंगे, अपना आराम से पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप बाद में पूछ सकते हैं, और जो डाउट है अभी पूछ सकते हैं, जी ऐसा मैम। कुछ नहीं है, ठीक है? और ताकि आप पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन सही पढ़िए, ऐसा ना हो कि मैम सब जहाँ पढ़। हाँ बिल्कुल। समझ चलो जाएगा फिर, वहाँ पूछ लेंगे बाद में बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। चलो फिर ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू क्लास, गुड गुड नाइट, नाइट टेक मैम। थैंक केयर, यू हाँ। थैंक यू मैम। मैम। गुड नाइट मैम। खाना भी हाँ, बनाना है। बाय। ओके मैडम। बाय बाय, ठीक है? मिलते हैं, आप लोग पढ़ाई करना, क्वेश्चन पूछूंगी जितना पढ़ाया, ठीक ठीक है? है मैम। गुड ओके, नाइट मैडम। गुड नाइट जी। बेटा।
है।